शीतल सिंह जी, इस हाइपर नेशनलिज्म में, जिसमें एक अखंड भारत तक की बातें हो रही है, इस अखंड भारत का कॉन्सेप्ट तो कुछ हद तक आदित्य सर ने समझा दिया है, जो मेरे दिमाग में पहले घुस नहीं रहा था। इस कॉन्सेप्ट में मैं ये देख रहा हूं कि अभी तो इस देश में 80 करोड़ लोग सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 80% तो हिंदू ही है, तो उस 80 करोड़ का देखें तो 64 करोड़ हिंदू तो खैर सरकारी राशन पे जिंदा है। तो क्या आपको लगता है कि राशन पर जिंदा रहने वाला समाज, वो समाज अपने साम्राज्य विस्तार की, अपने देश की बाउंड्री के विस्तार की कल्पना कैसे कर सकता है मॉडर्न वर्ल्ड में? क्या यह एक हाइपोथेटिकल चीज आपको नहीं लगती है कि? देखिए, नेशन स्टेट के बारे में प्रोफेसर साहब ने बताया और हम लोग एक विद्यार्थी की तरह उसको सुन के उससे हमें फायदा हुआ, थोड़ा बहुत हमें तर्क समझ में आया। लेकिन मैं तो इसको राजनीतिक पत्रकार के तौर पे, राजनीति के तौर पे देख रहा हूँ। देखिए, वो इस बारे में सफल हैं कि उनके पास जो अपने को हिंदू कहता, लिखता, समझता है, उसमें से जो नौजवान पैदा हो रहा है, जिसकी उम्र अभी 35 साल से कम है और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग हमारी पीढ़ी से ज़्यादा बेहतर करता है, फ़ोन वगैरह पर है, बेरोजगार भी है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, अधकचरी पढ़ाई है उसकी, लेकिन वो मूलतः बेरोजगार है और आर्थिक समस्याओं का उसके पास हल नहीं है। वो बैगा बांड घूम रहा है, रोजगार नहीं है उसके पास। उसको वो बड़ी सफलता से रामनवमी के जुलूस में, उसके पहले नववर्ष के जुलूस में और जिस चीज में भी चाह रहे हैं, भेड़ की तरह ले आने में सफल है। वो किस बात पे सफल है कि उन्होंने हर समस्या की वजह उसके लिए वो मुसलमान बता दिया है, जो उससे भी ज्यादा गरीब बस्तियों में रहता है, बहुत ज्यादा घनी आबादी में रहता है, वो भी बहुत धार्मिक और अपने लेवल पे मूर्खतापूर्ण कट्टरताएं हैं उसमें। वो सऊदी अरब वाला पजामा पहन के एक जोकर बन के अपना उसको सामने मिलता है एक विलेन के तौर पे, तो वो उसमें खर्च हो रहा है। अब ये जो ऊर्जा जनरेट हो रही है, जैसे वो इस व्हाट्सएप और दूसरी मशीनरी के जरिए बिल्कुल पागल बना चुके हैं, ज़ॉम्बी, उसको हमेशा कुछ राशन देना है। अब सफलताएं उस तरह से तो है नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, जो बहुत सारे लोग कह रहे थे, अब वो नाराज है तो इसलिए और कह रहे हैं कि 1000 किलोमीटर से ज्यादा तो चीन ने हमारा अभी पिछले साल के स्किर्मिश में कब्जा कर लिया है। अक्साई चीन की बात एक बार कहने के बाद ये सब हुआ। होम मिनिस्टर ने एक बार जिक्र कर दिया था कि अक्साई चीन और पीओके वापस लेंगे। इसके पहले तक लोग होशियारी से बात करते थे, उसके बाद जो कुछ हुआ हम आप देख ही रहे हैं। तो इस पर तो कोई बात करने की स्थिति नहीं है। हमारा नेतृत्व तो नाम ही नहीं लेता चीन का। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा जो एलाई जिसको बनाने की पूरी पहले वाले 5 साल में कोशिश हुई और ट्रंप के लिए रैली की गई, ट्रंप की रैली गुजरात में कराई गई, वहां अमेरिका का चुनाव भारत के पैसे से लड़ा जा रहा था। दुनिया का सबसे रईस देश का पैसा हमारे जैसे सबसे गरीब आबादी वाले देश के लोग दे रहे थे। उस चुनाव के बाद अब राजनीति की हालत यह है कि हमारे 2 कैबिनेट मंत्री वहां बैठे हैं और उसके सामने उनका विदेश विभाग हमारी जो डोमेस्टिक ये सब हो रहा है, ये सब कदमताल जो हो रही है, इसकी ओपन क्रिटिसिज्म कर रहा है। और जवाब में खिसिया के हमारे विदेश मंत्रालय को भी वो सब कहना पड़ रहा है जो कहने की पता नहीं क्या कीमत फ्यूचर हमारा चुकाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर यह स्थापित किया गया था कि हमारे जो मोगेम्बो साहब हैं, उनका अंतरराष्ट्रीय डंका बज रहा है। दुनिया में उनको सब जो है कंधे पे लेके घूम रहे हैं और बीच बीच में किसी एक फर्जी वेबसाइट की लोकप्रियता का भी आ जाता है, जो हमारे सारे टीवी चैनल चला देते हैं। दुनिया में सबसे लोकप्रिय हमारे जो है वो वही है मोगेम्बो साहब। तो ये हमारी विदेश नीति की, हमारे जो बॉर्डर्स अवेलेबल है, जो ब्रिटिश हमें दे के गए थे, हमारा अपना अर्जित तो नहीं है, जो ब्रिटिश हमें दे के गए थे, उसमें हमारी ये परिस्थिति है आज की तारीख में। हम बहुत सारी चीजें नेहरू पे डाल के 62 का एक एपिसोड है, इस सब को ढकने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे ये सब चीजें लोगों में बहस के बीच से निकल के आ रही हैं। नेहरू के बारे में भी आ रही, सबके बारे में आ रही। तो इस ज़ॉम्बी जो इन्होंने 35 साल के पहले वाला क्लास क्रिएट कर लिया है, इसको हमेशा चारा चाहिए, इसके दिमाग में हमेशा जहर चाहिए। अगली लड़ाई उसके सामने क्या है। तो अब उन्होंने लड़ाई का एक्चुअली तो वो जो ये मुस्लिम बस्तियों में गरीब बेचारे रहते हैं, वो डंडा दिखा के कह रहे, वो उस भाषण में आपने पूरा पढ़ा होगा, कह रहे लाठी की जरूरत होती है, दुनिया ताकत से मानती है।
जब 22 मैक की हाइपरसोनिक का जमाना आ चुका हो। अभी यूक्रेन में जाने से पहले रूस ने पहले वो 22 मैक फायर किया था। वो किसके लिए किया आप हम समझते हैं। तो उस दौर में लाठी लेके हम मतलब अखंड भारत बना रहे हैं, पता नहीं कहां से कहां तक। शीतल जी वो सिर्फ हमारे गरीब, उन गरीब बस्तियों के लोगों को डराने के लिए तो है। और इससे इसका क्या मतलब है, इस अखंड भारत से? हम चीन से मतलब बोलते ही नहीं, हम नाम ही नहीं लेते डर के मारे, और 100 बिलियन का बिजनेस उसको देते हैं डर के मारे। शीतल जी 19 साल पहले, आज से ज्यादा पुरानी बात नहीं है, लाठी के दम पर टोनी ब्लेयर और जॉर्ज बुश को पटना में लाठी रैली कर लालू जी भी भगा रहे थे, और अब नए लाठी को नए हथियार के तौर पर इस्तेमाल मोहन भागवत कर रहे हैं। शीतल पी सिंह जी, जिस समाज की बात कर रहे हैं सतीश जी, मैं एक उस अनपढ़ समाज की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं खुद मानता हूं कि मैं बहुत ज्यादा जानकार तो नहीं, लेकिन एक इलिटरेट आदमी से, अंगूठा छाप से थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, इतना मुझे भरोसा है खुद पर। मैं इस हिंदुत्व को अभी तक समझ नहीं पाया जो आजकल चल रहा है। लेकिन वो आदमी जो गांव में रहता है, जो छोटे शहरों में रहता है, और सांप दिख जाता है तो सांप भी जब मारने जाता है तो सबसे पहले एग्जामिन करता है कि ये क्यों, कोई कोबरा या करैत जैसा कोई विषैला सांप है, या कोई ऐसा सांप है जो विषैला नहीं है। विषैला नहीं है तो छोड़ देता है, विषैला होता है एग्जामिन कर लेता है, तभी उसको मारता है, आंख मूंद के नहीं मारता। वो इस हिंदुत्व पर कैसे आंख मूंद करके भरोसा कर ले रहा है? ताकि भरोसा कर रहा है तभी जाकर ये सब चीजें हो रही है कि अखंड भारत की बात किसी ने कह दी, लोग उसमें झूम रहे हैं। देखिए ऐसा है ना कि ये चीज हम लोग बहुत सारे डिबेट्स में बात कर चुके हैं। ये बहुत पहले तकनीक के विकास ने, जो अगर उसको उस टर्म में समझा जाए, जैसे पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी जो पिछली सेंचुरी की थी, कैपिटलिज्म ने जो भी दुनिया में तरक्की हुई टेक्नोलॉजी वगैरह में, इसको सबको वेपनाइज करने में बहुत महारत हासिल की। पिछली पूरी सेंचुरी जो आइडियोलॉजी की लड़ाई हुई है, उसमें सोशलिज्म की पराजय में उसकी अपनी असफलताएं एक चीज है, लेकिन एक तकनीक के विकास का वेपनाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल कर रहा है। उसकी अभी उतनी पड़ताल दरअसल हो ही नहीं पाई है जितना उसका असर है। 86-87 से नोम चोम्स्की वगैरह कहने लगे थे कि लोगों की कंसेंट अब मैन्युफैक्चर की जा सकती है। ये अब हम जो देख रहे हैं ना भारत में, और इसी समय में चूंकि मेरा छोटा भाई रूस में रहता है, आप जानते हैं, थोड़ा हमारा व्यापार है वहाँ, और वहां से हम रोज ही घर में बात होती रहती है आजकल जो हो रहा है उस पर। इस समय रूस में ये युद्ध नॉर्मल तरीके से अगर आप सोचेंगे, वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और इंपीरियलिज्म और अमेरिका का रोल वो सब कर लेंगे तो बड़ा लोड आ जाएगा। सिंपल अगर सोचें तो पुतिन ने एक हमला किया एक देश पर जो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं की भाषा बोलने वाले लोग हैं, उन्हीं इनके साथ एक देश के रूप में 70 साल अभी रहे थे कुछ दिन पहले तक, सब एक ही जैसे लोग हैं, और उस हमले में बहुत सारा नुकसान हो रहा है। लेकिन आप इस समय रूस में किसी से अगर ये बात करेंगे तो वो हो सकता है कि आपको फोन पटक दे आपके सिर पे। इतना नेशनलिज्म का ज्वार पैदा करने में इसी तरह से यही मशीनरी, यही व्हाट्सएप, यही टेलीविजन, यही अखबार, चूंकि सब एक तरफा ही वहां निकल सकता है। वहां तो कोई भारत एक्सट्रीम में वहां पहुंच रहा है, हम उस रास्ते में है, हमने दूसरी तरह से ये काम किया है। वहां उन्होंने, उसमें सरकार का भी रोल है कि ऑर्डर हो गया, कोई विरोध वाली चीज निकाल ही नहीं सकता। तो सबको बताना है सबको कि ये युद्ध क्यों जरूरी है, और वहां तो फासिज्म आ रहा था और ये हो जा रहा था, नाटो वहां पे गन लगा देता तो साइबेरिया उड़ जाता, लाइक जो भी समझ आप मान लें। तो वो बातचीत में मेरे पास ये है कि वो सर तोड़ दें, इतना आपस में वो हो रहा है। जो रूसी आबादी यूरोप में या अमेरिका में रहती है, वो अपने परिजनों से बात करे तो आपस में झगड़ा हो रहा है। वही स्थिति जो है भारत में भी हो गई है, जो सतीश जी बता रहे हैं बिल्कुल सच है। अगर आप पिछड़ी जातियों से नहीं आते, दलित समाज से नहीं आते, या मुसलमान नहीं है, और बाकी जितनी भी जातियों के लोग हैं, हमारे यहाँ जाति का भी एक बड़ा रोल है, उत्तर भारत में तो खासकर, और यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसमें तो है ही। और यही हिंदी भाषी बेल्ट भी है जो इनके लिए सबसे बड़ा जन समर्थन और सबसे बड़ा राजनीतिक समर्थन पैदा कर रही है।
यहाँ वो इसमें एब्सोल्यूट लेवल तक पहुंच गए हैं, लोगों के खोपड़ी को आप कह लीजिए कि पूरा कंट्रोल करने में और उसको डायरेक्ट करने में और उसको इंगेज रखने में। अब बताइए, हम लोग इस प्रदेश में जहां 80% आबादी को अगर ये राशन न मिले तो उनका जीना मुश्किल हो जाए, तनख्वाहें नहीं बढ़ी 4-4 महीने से। हमारे पड़ोस में वो दैनिक जागरण के पहले ब्यूरो में रहने वाले राजकेश्वर जी अभी परसों लौटे हैं लखनऊ से। वो उन्होंने बीच में तेल भराया, तो उन्होंने ऐसे ही जिज्ञासा बस कहा कि यार बहुत पैसा बढ़ गया तेल का, ये तो 12 रुपया लीटर तब तक बढ़ चुका था, 10-11 रुपए का। तो वो आदमी कहता है, अरे साहब आपको मालूम है वो लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, जो तेल भर रहा है, जो तेल भर रहा है उसने उनसे कहा कि आपको मालूम है वो लड़ाई चल रही है, और लड़ाई चल रही तो तेल तो बढ़ेगा ही, अभी तो 200 तक जा सकता है। तो उसने कहा 200 जाएगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा और हमारा क्या होगा? कहा कुछ नहीं होगा, मोदी जी है तो संभाल लिए, और कांग्रेस होती तो 500 पे होती। शीतल जी मेरे साथ भी 2-3 दिन नहीं 4-5 दिन पहले एक्सपीरियंस हुआ है। मैं अपनी मम्मी के साथ आंध्रा भवन गया खाना खाने, और वहां से इंडिया गेट गया कि क्या चल रहा है, फोटो तो खींच नहीं सकते। वहां पर मेरे होम टाउन का संयोग वो निकल गया, बिहार का। वो ऑटो वाला बोल रहा है, नहीं ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो वहां से पूरे राजपथ के दोनों तरफ चल रहा है इंडिया। उसने कहा कि इतने टूरिस्ट आते हैं, मोदी जी टॉयलेट बनवा रहे हैं कि लोगों को वॉशरूम जाना होता है, कहाँ जाएंगे टूरिस्ट। मैंने उससे बोला कि भाई इतना बड़ा वॉशरूम मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा है जो 3 किलोमीटर में बन रहा हो। नहीं, आप उसमें समझा नहीं सकते। अगर आप ऐसी कोई बात करेंगे तो आपके बारे में शंका करने लगेंगे कि ये आदमी या तो मुसलमान है, ये सोचेंगे, ज्यादातर तो यही सोचेंगे ना। पहले वो पहला रिएक्शन ये हुआ कि मुसलमान, या सोचेंगे यूपी और बिहार का यादव है आइडेंटिफाइड है उनके टारगेट्स कि ये होगा, और या फिर अब तो ये सब ही है, ये जो थोड़ा सा पढ़ लिख गए वो लिबरल कौमी ये सब गालियां देते हैं, इनमें से कोई है, एनजीओ वाला होगा। बाकी पूरी जनता एक स्वर में बोल रही है और सब खुश हैं, महंगाई बढ़ने से खुश है, पहली बार में देख बेरोजगार रहने से खुश है। बस रामनवमी में जो है कैसे मुसलमान की हिम्मत हो गई कि उसके ऊपर इन्होंने गाली दी तो उसने पत्थर कैसे चलाया, वो वीडियो उनके पास है, वो भेज दिया उन्होंने। तो वो ये बहुत कामयाब तरीके से तकनीक का इस्तेमाल कर रही है वर्तमान मोदी जी के नेतृत्व वाली पार्टी, जो अटल जी वगैरह को नहीं पता था। और जो हमारा कथित विपक्ष है, कथित कहिए या जो भी है, ये अभी तक इस गलत फहमी में है कि जनता जब ऊब जाएगी तो इसको उलट देगी। वो जनता को जान ही नहीं रहा है कि वो जनता उसके हाथ में है ही नहीं है। वो जनता अगली बार इसी विपक्ष का सर तोड़ देगी जो घर में बैठा हुआ है, सोच रहा है कि जनता ऊब जाएगी तो हमको वापस सत्ता दे देगी। अखिलेश वगैरह भी इस गलतफहमी में है उत्तर प्रदेश में। सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल अप्रासंगिक हो जाएंगे, हो चुके हैं वैसे, और इनके लिए सार्वजनिक जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। और या तो ये सब सरेंडर करके मिल जाएंगे, ये सब वही सड़क पे निकल पाएंगे। ऐसा वातावरण बनता जा रहा है कि पत्रकारिता करना आप जानते हैं अब कितना मुश्किल है। आप क्या सोच सकते हैं कि बहुत सारे हमारे प्रतिष्ठित बड़े नामी गिरामी पत्रकार जो सरकार की आलोचना करते हैं, वो सार्वजनिक तौर पर उत्तर भारत के किसी जगह में जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं? वो कूट दिए जाएंगे। जिनके भी चेहरे नोन है वो सब खतरे में है।